Yes. Today we are going to study about glycolysis. It is a very important topic, and now we are going to study with basics. And the first basics, if you take carbohydrate, these are mainly in complex form. Like complex form, फर्स्ट इट शुड बी इंजेस्टेड. ठीक है, आप इंजेस्ट किए हैं, इसके बाद से इसको आप डाइजेशन कराइएगा. डाइजेशन के बाद ये इंटेस्टाइन में जाएगा और एब्जॉर्प्शन होगा. एब्जॉर्प्शन फिर होगा एसिमिलेशन एंड फाइनली जाके एक्सक्रीशन होगा इसका. ठीक है, लेकिन बात करते हैं जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है, इसको डाइजेस्ट करते हैं तो फर्स्ट जानते हैं कि डाइजेशन क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस को, जैसे मान लीजिए जो कॉम्प्लेक्स है उसको आप सिंपल में तोड़ रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में जैसे मान लीजिए कि आप जैसे पढ़े होंगे मेटाबॉलिज्म. ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जितनी भी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन चलती है, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो जिसको कहते हैं एनाबॉलिज्म, और चाहे डिस्ट्रक्टिव हो जिससे कि आपको एटीपी मिलता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म. ठीक है, या कि एटीपी गेन हो रहा है या कि एटीपी यूटिलाइज हो रहा है. ठीक, तो दोनों फॉर्म में, या कि रिएक्शन में जो मतलब स्मॉल कंपाउंड मिल के एक बड़ा सा कंपाउंड बना रहे हैं, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बड़े कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं, और जो बड़ा कंपाउंड है वो टूट के छोटे कंपाउंड में छोटे मॉलिक्यूल में बदल रहा है, इसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म. और एनाबॉलिज्म इसलिए इसको कहते हैं, एनाबॉलिज्म को कंस्ट्रक्टिव फेज, और कैटाबॉलिज्म को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव फेज. इसमें एटीपी लगता है और इससे एटीपी निकलता है. ठीक है, लेकिन मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि मान लीजिए कि जब कैटाबॉलिज्म जैसे है, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉलर मॉलिक्यूल में लिविंग सेल्स के अंदर टूट गया, और लेकिन सिर्फ ये टूट जाना, लेकिन नॉर्मली क्या है इस फॉर्म में टूटना कि वो एब्जॉर्ब हो सके. ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेबल फॉर्म को कहते हैं कि ऑब्जर्वेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया कॉम्प्लेक्स से सिंपल में, और ऑब्जर्वेबल फॉर्म बन गया, इसको कहते हैं डाइजेशन. लेकिन इसी ऑब्जर्वेबल फॉर्म से अगर हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी निकाल रहे हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एनर्जी गेन कर रहे हैं, तो इस टोटल प्रोसेस को कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल में टूटा, ऑब्जर्वेबल फॉर्म में हुआ, इस ऑब्जर्वेबल फॉर्म से हम एनर्जी निकाल रहे हैं, तो इसको कहते हैं रेस्पायरेशन. क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन. मीन्स सेलुलर रेस्पायरेशन की हम बात कर रहे हैं. अब देखिए, जैसे हम जो हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस, वो मेनली डिपेंड है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज पे. तो जैसे देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप जो डाइट में स्टार्च लिए, चाहे आप जैसे कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कोई कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं. ठीक है, जब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो इनका क्या होता है, जब डाइजेशन होगा तो सबसे पहले जो आप जानते हैं पहली क्लास जैसे कि 8 और 10 में बताया गया है कि जो स्टार्च है लगभग इसका 30% डाइजेशन जो है हमारे माउथ में हो जाता है. ठीक है, माउथ में होता है. माउथ में एक, क्योंकि सलाइवा में एक एंजाइम होता है सैलिवरी एमाइलेज. ठीक है, सैलिवरी एमाइलेज क्या करता है कि जो स्टार्च की पॉलीमर्स हैं, स्टार्च की जो पॉलीमर है, इस पॉलीमर को तोड़ता है डेक्सट्रिन्स में, जो कि मतलब ये जो होता है लेस देन 8 to 10 ग्लूकोज इसमें मतलब होल्ड रहते हैं, चेन होता है लगभग 8 से 10 ग्लूकोज का. लेकिन क्या है कि जो सैलिवरी एमाइलेज, ये तो माउथ में हो गया, लेकिन क्या है कि ये जो सैलिवरी एमाइलेज है, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसके बाद से जैसे एसोफेगस से होते हुए ये जाता है स्टमक में,
और आप जानते हैं कि स्टोमक में जो है, बात करते हैं कि स्टोमक में, हमारे स्टोमक में कोई भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो स्टोमक है ये एसिडिक मीडियम है, मतलब पीएच जो है लो है इसका, मतलब एसिडिक मीडियम है। और एसिडिक मीडियम में, ठीक है, क्या होता है, जो ये सेलेवरी अमाइलेज है वो इनएक्टिवेट होता है। एसिडिक मीडियम में जो है हमारा सेलेवरी जो एमाइलेज है वो इनएक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण कि फिर ये अपना जो स्टार्च, जो पॉलीमर्स है, जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सब का ब्रेकडाउन नहीं होता है। लेकिन ये चीज़ अब जाता है आपके ये जाता है हमारे इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में बहुत सारे इंजाइम्स हैं, ठीक है, जिसका ब्रेकडाउन कराते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा पेनक्रियाटिक इंजाइम, पेनक्रियाटिक जूस है सक, फिर इंटेस्टाइन से जो जूस निकलते हैं उसको सकस इंटेरिकस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब स्टोमक से जाता है इंटेस्टाइन में, ठीक है, इसमें है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे मेनली यहाँ पे डाइजेशंस, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये सब जो होना है यहाँ पे, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होना है यहाँ पे आपका, यहाँ पे इंटेस्टाइन में होगा, ठीक है। अब क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि ये स्टार्च जो भी डेक्सिन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद ब्रेक डाउन करते हैं तो कुछ जैसे डाइसेकेराइड्स में बदलते हैं, ठीक है। तो जो डाइसेकेराइड्स में बदलें, और कौन कौन से डाइसेकेराइड्स बने, जैसे मान लीजिए लैक्टोज बन गया, ठीक है, सुक्रोज बन गया, लैक्टोज बन गया, सुक्रोज बन गया, और इसके बाद से मान लीजिए कि आपको माल्टोज बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क करते हैं कुछ इंजाइम्स, जैसे कि मान लीजिए ये लैक्टेज है, तो लैक्टोज तो इस पे वर्क करेंगे लैक्टेज। अब सुक्रोज का कह दीजिए सुक्रेज, ठीक है, माल्टोज का कह दीजिए माल्टेज, ठीक है। अब इसका लैक्टोज जो टूटेगा, ठीक है, तो ये बनेगा आपके ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ठीक। जो ये सुक्रोज है ये टूटेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। जो माल्टोज है ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में टूटेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज, ठीक है। अब क्या है कि मान लीजिए अब तो आप ग्लूकोज मतलब मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर दीजिए, ग्लूकोज बना लिए, फिर गैलेक्टोज बना लिए, फिर फ्रक्टोज बना लिए हैं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि अब जैसे हमें ग्लूकोज का इंटेस्टाइन में, जैसे ये है अपना ल्यूमिनल साइड, जिसमें कि ये सब डाइजेस्ट हुए हैं, बने हैं इंटेरोसाइट्स में। अब इंटेरोसाइट्स में इनका जो है एब्जॉर्प्शन होना है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होना है। तो इसके एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है। कुछ स्पेशल आपको ट्रांसपोर्टर्स चाहिए सेल में, इंटेरोसाइट्स में जाने के लिए, तो बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स लगे होते हैं। जैसे देखिए, जैसे अगर आपको ग्लूकोज लेना है, ठीक है, तो देखा जाता है 2 कंडीशन, या फीड स्टेज है या फास्टिंग स्टेज है, ठीक है। तो फीड स्टेज में जो है नॉर्मली लीवर में, चाहे बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज जो होता है उसमें ग्लू2 ज़्यादातर ये एक्टिवेट होता है, ग्लू2 ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्टर। और जो फास्टिंग फीड स्टेज में और फास्टिंग स्टेज में नॉर्मली ग्लूट4 जो होता है, ग्लूट4 जो होता है, ठीक है। फास्टिंग स्टेज नहीं, नॉर्मली यहाँ पे हम हटा रहे हैं। जैसे नॉर्मली जो फंक्शन है जो मसल्स में होता है, लगभग पेरिफेरल सर्कुलेशन में जो ग्लूकोज होता है उसको सेल में अपटेक कराना है, तो ये नॉर्मली यहाँ पे वर्क करता है ग्लूट4। लेकिन क्या है कि देखिए, समझिए थोड़ा सा बातों को, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, ठीक है,
तो ट्रांसपोर्टर तो ये है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे हमको एब्जॉर्प्शन कराना है, इस इंटेरोसाइट में इसको अंदर भेजना है, ठीक है, तो यहाँ पे वर्क करते हैं SGLT1, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1। अब इसके कंफ्यूजन नहीं होना है SGLT2 से। SGLT2 है जो कि किडनी में होता है और PCT में होता है, वहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। और SGL2 ये होता है इंटेरोसाइट्स में, ठीक है। अब क्या है कि जो ये ग्लूकोज, लेकिन SGL2 जो होता है ये कॉमन होता है, इसी से थ्रू ग्लूकोज भी ऑप्टेक होगा और इसी के थ्रू गैलेक्टोज भी ऑप्टेक होगा, ठीक है। लेकिन ट्रांसपोर्टिंग अगर बात करते हैं फ्रक्टोज की, ठीक है, तो फ्रक्टोज जो होता है उसके ट्रांसपोर्टिंग के लिए होता है GLUT5। अगर हम बात करें कि अगर समझिए कि जैसे अगर GLUT5 अगर कहता है, एक थोड़ा सा क्लिनिकल पॉइंट में बताते हैं कि GLUT5 जो है अगर वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर GLUT5 वर्क नहीं करता है तो स्पर्म में फ्रक्टोज का ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। जब स्पर्म में फ्रक्टोज का ट्रांसफ़र नहीं हो तो एनर्जी सोर्स जो है स्पर्म को नहीं मिला तो स्पर्म ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब स्पर्म ज़्यादातर इनफर्टिलिटी का भी कारण, मेल में इनफर्टिलिटी का भी कारण हो सकता है कि वो मतलब स्पर्म काउंट उसका कम हो जाए, ठीक है, जिसके कारण वो बच्चा को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है। ये SGLT1 और SGLT2 हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन में, और नॉर्मली जब हम अगर फार्माकोलॉजी का आगे वीडियो अगर बनाएंगे इन फ्यूचर तो उसमें हम पढ़ेंगे, और चाहे आगे जो भी किडनी का भी जो पोर्शन आएगा उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक। अब देखिए नॉर्मली अब जो बात करते हैं ये तो कुछ बेसिक्स थे, ठीक है, और कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि कुछ इंजाइम टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। इंजाइम की कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई इंजाइम में अगर दे रहा है कि काइनेज, नाम में काइनेज है, तो इस काइनेज का मतलब क्या होता है ना कि ये जो रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, जिसमें कि ट्रांसफ़र करता है फॉस्फेट ग्रुप को, ठीक है, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल टू सबस्ट्रेट, ठीक है। मेनली जो हम लोग ग्लाइकोलाइसिस में आगे पढ़ेंगे, जैसे हेक्सोकाइनेज है, ग्लूकोकाइनेज है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये है ट्रांसफ़र करता है, और कुछ जैसे मान लीजिए फॉस्फोराइलेज है, तो फॉस्फोराइलेज की बात करते हैं। क्या करता है फॉस्फोराइलेज, ये नॉर्मली जो है आपको ये ऐड करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये ऐड करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। किसमें, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करता है onto द सबस्ट्रेट में ये ऐड करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब बात आती है, जैसे मान लीजिए अगर एक आता है फॉस्फेटेज, तो फॉस्फेटेज क्या करता है, ये नॉर्मली जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है, ठीक है, ये इसको रिमूव करता है, ठीक है, रिमूव करता है फ्रॉम सबस्ट्रेट से। जो सबस्ट्रेट में ये ऐड हुआ है ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे काइनेज क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, और फॉस्फेट हाई एनर्जेटिक से सबस्ट्रेट में ऐड कर रहा है, ये सबस्ट्रेट से क्या करता है कि रिमूव कराता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब आते हैं, समझते हैं कार्बोक्सिलेज में। तो कार्बोक्सिलेज में क्या होता है कि ये जो है CO2 का ट्रांसफ़र करता है। व्हाट डज इट डू, इट डू ट्रांसफ़र ऑफ CO2 विथ
हेल्प ऑफ द विथ हेल्प ऑफ द बायोटीन, बायोटीन, ठीक है, विटामिन बी का है, ठीक है, बायोटीन के हेल्प से लेके ये ट्रांसफ़र करता है, जिसमें कि नॉर्मली इसमें एक एंजाइम आता है पायरूवेट कार्बोक्सिलेज। अभी क्या है ना कि अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कम समझ में आ रहा है, बस टर्म थोड़ा कुछ ऐसे बता रहे हैं, जिसमें आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें ये ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सिलेज के बारे में देखते हैं। हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है कि ये नॉर्मली जो है ये ऐड करता है OH ग्रुप को, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, ठीक है, जिसमें कि सबस्ट्रेट में ये ऐड करता है, ये सबस्ट्रेट में क्या करता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करता है। जैसे कि एग्जाम्पल एंजाइम ये आगे पढ़ेंगे, जैसे टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। एक होता है जो इम्पोर्टेंट है, ये भी म्यूटेज एंजाइम। ये म्यूटेज एंजाइम क्या करता है कि मेनली जो है ये रिलोकेट द फंक्शनल ग्रुप इन मॉलिक्यूल। वो क्या है, जैसे मान लीजिए एक समझिए, जैसे इस पॉइंट को समझिए, जैसे ये कोई मॉलिक्यूल है, ए बी और सी, ऐसा कुछ अटैचमेंट है, ठीक है। म्यूटेज क्या करता है नॉर्मली कि मॉलिक्यूल में ये तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन ये है जो यहाँ पे इस जगह पे, एक जगह पे बी हो गया, यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे सी हो गया, मतलब इसी मॉलिक्यूल के इसी फंक्शनल ग्रुप्स में, ठीक है, उसी मॉलिक्यूल में क्या करता है, थोड़ा सा चेंजेस ला देता है, ठीक है। जो कि ये होता है ना विटामिन B12 डिपेंडेंट, मिथाइल मेलोनाइल कार्बोक्सिलेज म्यूटेज, ये एंजाइम है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में सब, ठीक है। ये है आपका एंजाइम टर्मिनोलॉजी जो है। जैसे काइनेज क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है फॉस्फेट को, ठीक है, फ्रॉम हाई एनर्जेटिक टू द सब्सटेंस, ठीक है। फॉस्फोराइलेज क्या करता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ये क्या करता है, ऐड करता है सबस्ट्रेट में। फॉस्फेटेज क्या करता है, जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है उसको, फॉस्फेट ग्रुप को ये निकालता है, ठीक है। कार्बोक्सिलेज क्या करता है कि CO2 को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बायोटीन, ट्रांसफ़र करता है, बाहर निकालता है, ठीक है। हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करता है। म्यूटेज जो होता है ये नॉर्मली उसी में रिलोकेट करता है फंक्शनल ग्रुप को, बस इसे जैसे इस हिसाब से हम समझे हैं, ठीक। आगे देखते हैं कि मान लीजिए हम समझ रहे हैं कि अब बेसिक्स तो हो गए, अब थोड़ा सा कुछ समझते हैं कुछ बातें, जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ठीक है। जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन है, ये जो हार्मोन है, ठीक है, ये रिलीज होते हैं पैनक्रियाज से, ठीक है। अल्फा सेल जो होता है, अल्फा सेल लैंगरहैंस सेल ऑफ एंडोक्राइन पार्ट ऑफ दिस पैनक्रियाज, ये अल्फा सेल रिलीज करता है ग्लूकागॉन, और इंसुलिन रिलीज करता है, होता है बीटा सेल से। तो बीटा सेल इंसुलिन और अल्फा सेल ग्लूकागॉन। तो ये समझिए जैसे कि अल्फा और बीटा है, ठीक है, ये एक तरह से यहाँ पे एक और तरह से वर्क करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। फीडबैक मैकेनिज्म, अगर फीडबैक मैकेनिज्म हमें समझना है तो एक एग्जांपल समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि हम हैं, ठीक, और मेरा भाई है, अब क्या होता है कि कुछ बातें जो ऐसी होती हैं जो हमारे भाई, हम अपने भाई को बताना चाहे, हमारा भाई कुछ देख रहा है और हमारा भाई और हमारी गलती कुछ देख रहा है,
अब मान लीजिए कि हम जो कोई गलती करते हैं तो ये कहता है कि मान लीजिए कि आप भैया ये गलती कर रहे हो, ठीक है, तो मैं मतलब मम्मी से चाहे पापा से ये बात कहूँगा कि आपने ऐसा किया है, तो हम भी कहते हैं कि भाई तुम अगर ये वाला बात कहोगे मेरा, तो मैं ये वाला तुम्हारा बात मम्मी से और चाहे पिताजी से कह दूंगा। ठीक, तो ये क्या होता है कि एक दूसरे के चलते कि मतलब तुम मेरा कहोगे तो हम तुम्हारा कह देंगे, तुम और ये जस्ट अपोजिट वो भी कहेगा इस बात को। तो इस चीज़ के चलते क्या होगा कि जब भी हम अब चाहेंगे कि नहीं अब हम कहने जाएं, एकदम रिच लेवल पर जाएं कि नहीं अब हम कह ही देंगे, तब तक होता है ठीक है कहो तो हम कह दे रहे हैं, तो एक क्या होगा फिर अब वो धीरे धीरे कम आने लगा और फिर ये बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो एक क्या होता है कि वन हार्मोन, नॉर्मली यहाँ पे समझे क्या होता है, वन हार्मोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन। और किस चीज़ में कि टाइमिंग क्या है और कितना अमाउंट में रिलीज होना है, मतलब मेन डिपेंड करता है कि व्हाट इज द टाइमिंग और अमाउंट। ठीक है, कब रिलीज करना है और कितने अमाउंट में रिलीज करना है, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, इसी चीज को कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब वन हार्मोन, द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ सिक्रीशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ वन इंसुलिन, जैसे कि वन हार्मोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन। ठीक है, तो ये हुआ आपका फीडबैक मैकेनिज्म। हम फीडबैक मैकेनिज्म और जगह भी पढ़ना है, बहुत जगह पढ़ना है। ठीक है, तो ये था आपका थोड़ा सा बेसिक्स, और आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें आते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि चलिए ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो है ये आप या कि एरोबिक ऑर्गेनिज्म है या कि आपका सेल चाहे आप एनारोबिक्स हैं, ये दोनों में कॉमन है। एरोबिक और एनारोबिक दोनों में ये चलता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल पाथवे जो है, यूनिवर्सल पाथवे है, यूनिवर्सल रिएक्शंस हैं। ठीक है, जिसमें कि जो ग्लूकोज है वो तो आगे पढ़ेंगे कैसे पूरा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में तो टूटता है इन एब्सेंस ऑफ O2, O2 के एब्सेंस में, और मेनली ये साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, बाकी और भी है जैसे एरोबिक और एनारोबिक रिएक्शन। एनारोबिक रिएक्शन जो है इसमें कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, और एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में साइटोप्लाज्म में 2 पायरुविक एसिड में ये टूटा। ठीक, जब 2 पायरुविक एसिड में ये टूटेगा, इसके बाद जब जो भी हो कि इसको ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में मिल रहा है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कि इसको ऑक्सीजन है उसकी थोड़ी कमी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो ये मान लीजिए जब एक कंप्लीट जब उसको एरोबिक मीडियम मिल रहा है, मतलब ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ये तो CO2 H2O और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी तो रिलीज करेगा ही। अगर इन एब्सेंस है तो ये बना देगा, इथेनॉल बना देगा और CO2 तो रिलीज करेगा। लेकिन लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये क्या करता है, ये नॉर्मली जैसे मान लीजिए कि फैटिक हो गए मसल्स जो है अपना, ठीक है, अगर आप स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन, कमी होगी ऑक्सीजन की, जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पाता, तो ये नॉर्मली ये प्रोटेक्टिव है, लैक्टिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए जब भी अगर इसके बाद अगर ऑक्सीजन मिल रहा है, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन अगर इसके बाद मिल जा रहा है, ठीक है, तो या कि ये ग्लूकोज में जाएगा, ये जो मतलब लैक्टिक एसिड लीवर में जाएगा और लीवर से जाके ये ग्लूकोज में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये यूटिलाइज करा लेगा। और कभी कभी क्या होता है, ये लैक्टिक एसिड जब मान लीजिए कि आपको फास्टिंग स्टेज है, चाहे स्ट्रेनस एक्सरसाइज है, चाहे कुछ भी हो रहा है, तो इस दौरान क्या होता है कि जो ये लैक्टिक एसिड नॉर्मली जो हमारा हार्ट की जो मसल्स हैं वो एनर्जी लेती हैं फैटी एसिड से। नॉर्मली जो हमारा हार्ट की जो मसल्स हैं तो मेन सोर्स जो होता है उनका तो होता है फैटी एसिड का, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। लेकिन क्या होता है कि जब अगर
इनकी एब्सेंस हुई, चाहे इनकी लैक ऑफ ऑक्सीजन हुई, तो उस दौरान चाहे स्ट्रेनस एक्सरसाइज, चाहे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है, तो उस दौरान क्या होता है कि लैक्टिक एसिड भी एक सोर्स बन जाता है एनर्जी का। ठीक है, एनर्जी का सोर्स बनता है, और एनर्जी का ये सोर्स रहता है किसमें, हार्ट में। तो हार्ट में ये एनर्जी भी पहुंचाता है। ठीक है, तो लीवर में गया, वहाँ ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर फिर वो एनर्जी का सोर्स बनता है। यहाँ भी वो एनर्जी का सोर्स बन सकता है सीधा। ठीक है, पायरुवेट में भी वहाँ पे कन्वर्ट करके चेंज होकर कुछ अमाउंट में पायरुवेट में चेंज करके वहाँ पे वो फिर वो पाथवे जाके और एनर्जी का सोर्स ये कर सकता है, हार्ट में दे सकता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट बात थी, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो ये आज का पूरा ये बेसिक रहा। ठीक है, आगे देखेंगे, फिर मिलते हैं अगली